आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। अच्छे लाल जी, आप बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, और एक एक जानकारी जो नहीं मिल रही होगी वो आपके डायरी में नोट करके अपने प्रमोशन एग्जाम के लिए आप उसको अपने स्मृति में रख रहे होंगे। कीर्ति जी नमस्ते कर रहे हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो आज एक स्पेशल सेशन है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बदलाव जो हैं अभी आए हैं या क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल अवेयरनेस में पूछी जाएंगी। अगर स्केल 1 और स्केल 2 के बारे में अगर बात करें प्रमोशन एग्जाम में, तो उसमें देखिएगा कि बैंकिंग के ऑपरेशन रिलेटेड, लॉ और पॉलिसीज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और 30 क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और ये जो 30 क्वेश्चन है ना कहीं आप ज़्यादातर साथियों का क्या होता है, करंट अफेयर्स का थोड़ा ओर छोर नहीं रहता है। तो हम लोग जनवरी से भी पढ़ेंगे, जनवरी से लेके जनवरी 2025 से लेके अभी तक के, तभी जाके हम लोग को चीज़ें मिलेंगी। और क्या चीज़ पूछ लेगा वो उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए हम लोग उसको क्या क्या बेसिक पॉइंट पे जानेंगे, जो भी करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में उन्हीं को कवर करने की कोशिश किए हैं। और एक आपको सैंपल मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। ओवर द डिकेड द इंडियन रुपी depreciated फ्रॉम 63 रुपीज टू पर यूएस डॉलर इन 2014 टू हाउ मच इन 2024। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि यूएस डॉलर का जो एक यूएस डॉलर का इंडियन करेंसी में कितना पैसा है, ये दिसंबर 2024 का आकलन किया गया है। अगर वर्तमान में देखेंगे तो आप लोग ज़रा चैट बॉक्स में भी थोड़ा सा लिखते रहिए, हल्का आइडिया तो आपको होता ही होगा। आज की तारीख पर अगर देखेंगे तो 88 रुपये 66 पैसे है। कितना है आज की तारीख पर? 88 जो है रुपये 66 है। लेकिन ये दिसंबर, ये अप्रैल, 31 मार्च जो है, ये कोई ये फिगर आया था 31 मार्च 2025 को, मतलब अप्रैल 25 में आया था, ये दिसंबर को कवर करते हुए। तो यहाँ पर 87 रुपीस पर यूएस डॉलर है। तो जब भी हम ऐसे फाइनेंशियल अवेयरनेस को पढ़ते हैं, मतलब समझ लीजिए पूरी इंडियन इकोनॉमी को हमको पढ़ना होता है। तो इंडियन इकोनॉमी को जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये देखना होगा कि जैसे रुपए का डेप्रिसिएशन है, ग्लोबल ये जो डिमांड है यूएस डॉलर, जहाँ पर वो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है, जियो पॉलिटिक्स है, टेरिफ वार है, कैपिटल फ्लोज हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हैं, ये सारे जो हैं आपको थोड़े थोड़े जानने पड़ेंगे। और इसके क्या क्या आउटकम होते हैं या क्या इम्पैक्ट डालता है जो आरबीआई इसके मैकेनिज्म में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी परिस्थिति आती है, तो हमारे उसको देखना है। तो एक हम लोग आप जान गए यूएस डॉलर को देखना है। आज की तारीख पर देखेंगे तो 88 रुपये 66 पैसा है, लेकिन ये चूंकि दिसंबर 24 की स्थिति में किया गया है तो ये 87 रुपये है। डेप्रिसिएशन आप एक करेंसी टिपिकली, मतलब अगर कोई करेंसी वैल्यू है, इंडियन करेंसी है, उसका अगर डेप्रिसिएशन होता है तो वो किन इनमें से बेटर ऑप्शन आपको ढूंढना है, बेटर ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पर ये सवाल ये कह रहा है कि कोई भी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो वो टिपिकली कैसे होगा। मतलब रुपए का वैल्यू कम हो गया तो ऑप्शन देखिए। लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रेजेस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट and imported inflation, reduces domestic inflation automatically, eliminates trade deficits instantly। तो यहाँ पर जो है इसका रीज़न हमारे कई साथी दे भी रहे हैं कि जब भी कोई इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा
तो वहाँ पर जो महंगाई बढ़ेगी ना, तो वो अपने रुपए की वैल्यू कम करेगा, तो रेजेस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इन्फ्लेशन। तो थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है ये। एक्चुअल में जो रुपी डिप्रिसिएशन है उसका इम्पैक्ट है कि किस तरह से होगा। तो रुपए का डिप्रिसिएशन होगा जब इम्पोर्ट जो आयात का कास्ट जो है बढ़ेगा। विच फैक्टर इज साइटेड एज ए की ड्राइवर ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखिए रुपी डेप्रिसिएशन का जो की ड्राइवर है, अगर पैसे का मूल्य कम होता है, मूल्य ह्रास होता है, तो कौन सा फैक्टर जो है की ड्राइवर होगा। डोमेस्टिक वेजेस इंक्रीजेस ओनली, क्या घरेलू जो यहाँ पर किराया है वो बढ़ गया उसकी वजह से है, या ग्लोबल डिमांड फॉर यूएस डॉलर एंड फेड टाइटनिंग, इंक्रीज इन रूरल वेजेस ओनली, हायर गोल्ड प्राइजेस। तो आप लोग टेरिफ वार देख ही रहे हैं, ग्लोबल में यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, तो वो फैक्टर जो है हमारे मूल्य ह्रास को वो ड्राइव करता है और उसको जो है इफेक्ट करता है। तो ग्लोबल डिमांड फॉर यूएस डॉलर एंड फेड टाइटनिंग होगा। इनमें से करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 क्वेश्चन में अगर किसी साथी ने अच्छा स्कोर कर लिया तो उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करने होते हैं, उसी आधार पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फास्ट तरीके से पढ़ना है, फास्ट तरीके से पढ़ के डिसाइड करना है। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज अप्रॉक्सीमेटली, जो इंडिया का क्रूड ऑयल है उसका, जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वो कितना डिपेंडेंसी है, इंडिया में जितना क्रूड ऑयल चाहिए वो कितना इंपोर्ट करने में उसकी डिपेंडेंसी है, ये है। तो मोटा मोटी आपको ये जानना होगा कि भारत में जो क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ पर जो मंगाते हैं या ज़रूरत होती है, उसमें आप बाहर से कितना परसेंट जो है वो मंगाते हैं। तो इंडिया जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, इंपोर्ट्स करना पड़ता है क्रूड ऑयल के लिए, और वो यूएस डॉलर में प्राइस उसका पड़ता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए देखेंगे, तो इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास, है ना, मतलब 87.70% के आसपास जो है हमारी डिपेंडेंसी है। तो आपको एक मोटा मोटी ये पता चल गया कि हमको अगर जितने भी क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है इंडिया में, उसका 90% जो है डिपेंडेंसी हमको इंपोर्ट करना होता है, और जो इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर यूएस डॉलर में आपको प्राइस पड़ता है। तो 87.70 है। ये जानकारी जब आपको बेसिकली हो जाती है, तो अगर कोई इस तरह के सवाल आते हैं तो आप उसको कोरिलेट करके प्रोरेटा बेस पे आप ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं, तो आपको उसमें सहायता होगी। अभी देखिए, ए स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टनिटी एक्ट एज ए, अगर यूएस डॉलर मजबूत है ग्लोबल अनसर्टनिटी में, तो ये कैसे व्यवहार करता है। रिस्क करेंसी, एक सेफ हेवन करेंसी, लोकल करेंसी, इमर्जिंग मार्केट करेंसी। तो जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में, तो वो एक्ट करेगा। सीधी सी बात है, अगर कई बार आपको ऑब्जेक्टिव से उसका आंसर निकालना होता है, तो ऑब्जेक्टिव में ही आपको दिख रहा है कि इसको सेफ हेवन करेंसी के तौर पर देखा जाएगा, और उस तरीके से वो एक्ट करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा, हमारे साथी जो हैं बता रहे हैं सेफ हेवन करेंसी, वो भी बिल्कुल सही है। थोड़ा स्पीड मोड में चल रहे हैं क्योंकि आज सवाल थोड़े ज़्यादा हैं। Which RBI operation was used in February 2025 to infuse large liquidity? लार्ज लिक्विडिटी 2025 फरवरी में आरबीआई ने इन्फ्यूज़ किया, और ये जो है ओवरनाइट वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन किया, 2.50 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज़ किया। तो इसको आप याद रख लीजिए, इसमें से जो ऑप्शन है ना, इसको याद रख लीजिए। ओवरनाइट जो आपका ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन में 2,50,000 करोड़ का एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये 2
50,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया उसको याद रख लीजिए। तो आपको ये रहेगा कि मार्केट में ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया और ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो VRR ऑक्शन किया गया और इसको लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ किया गया। द RBI अनाउंस ए डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन ऑफ वैल्यू। तो ये अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन अनाउंस किया था। और वो कितने डॉलर का था, ये आपको पूछा गया सवाल। तो चूंकि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का है, तो आप इस फिगर को याद रख लीजिए, ऐसे सवाल जो हैं आने की संभावना रहेगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन अप्रैल 2025 में किया था, $10 बिलियन किया था। तो ये $10 बिलियन का जो है ये ऑक्शन किया था, स्वैप ऑक्शन किया था। आप इसको याद रख लीजिए, $10 बिलियन। और इसमें हमको ना एक तो पार्ट जो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको देखना होगा कि जितने भी हमको डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन जो है ये इसके जो डिटेल है वो अप्रैल में आया था। हालांकि वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही किया अनाउंस किया था। और ये स्वैप ऑक्शन जो है अ, आपका 10 बिलियन जो स्वैप ऑक्शन अनाउंस किया था वो 3 साल के लिए डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन उसका लक्ष्य रखा गया था। और अगर एक्चुअली देखेंगे तो वो बैंकिंग सिस्टम में उसका ना ज़्यादा हिस्सा जो है उसको कैश शॉर्टेज या एडवोकेट लिक्विडिटी, जहाँ पर लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। विच पॉलिसी शिफ्ट डिड द RBI इंडिकेट अंडर द न्यू गवर्नर। तो ये जो नए गवर्नर साहब अभी आए ना, संजय मल्होत्रा साहब, तो RBI ने जो है इसको इंडिकेट किया है कि कौन सा जो पॉलिसी है वो शिफ्ट किया है इसमें। तो यहाँ पर जब गवर्नर आते हैं तो उनका सोच जो है पॉलिसी में दिखता है। तो आप लोग जो है ऑप्शन से इसका आंसर निकाल लेंगे। ए स्ट्रॉन्ग रूपी पेज टू USD, मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच अलाउ रूपी टू मूव विथ मार्केट फंडामेंटल्स। तो जब ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जब RBI के गवर्नर साहब अभी जो नए आए हैं ना, तो उन्होंने ये शिफ्ट किया है इनका जो दिशा है इंडिकेट किया है कि हम फ्लेक्सिबल अप्रोच पे जाएंगे, जहां पर रुपए को जो है मार्केट में फंडामेंटल के साथ मूव करने के लिए हम लोग उस दिशा में काम करेंगे या पॉलिसी शिफ्ट करेंगे। इस तरह की बात जो है कही गई। राइजिंग क्रूड प्राइसेस इम्पैक्ट रूपी बाई। अगर क्रूड प्राइसेस जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो वो रुपए पर कैसा प्रभाव डालता है ना। आप सोचो, क्रूड ऑयल हम लोग अभी देख लिए, भारत में जितने भी क्रूड ऑयल जो यहाँ पर ज़रूरत होती है उसका 90%, मतलब पिछला जो अभी रिपोर्ट देखी 87.7% की डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की। तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, है ना। जब प्राइस बढ़ेगा, ऑप्शन में से देखिए, पहला ऑप्शन है इंक्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन। एक्सपोर्ट मतलब देश से बाहर जाने वाला, तो ये तो है ही नहीं, गलत हो गया। तीसरा देखिए रिड्यूसिंग CAD ऑटोमेटिकली, ये भी रिड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेगा तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और ट्रेड डेफिशिएट जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, इंक्रीजिंग इंपोर्ट बिल्स एंड वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। तो आपको ये जो इम्पैक्ट वाले हैं वो RBI मास्टर डायरेक्शन से या फाइनेंशियल अवेयरनेस से ये सवाल पूछते हैं। वन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लार्ज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब इनफ्लो होना मतलब आना भारत में, आउटफ्लो हो रहा है मतलब यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं, तो उसका जो एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये बात कही गई है। अगर पैसे का मूल्य डेप्रिसिएशन का प्रेशर होगा तो यहाँ पर जो फॉरेन जो FPI आउटफ्लो है वो जो है एक कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो रुपी डेप्रिसिएशन का अगर प्रेशर होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उसके लिए एक कॉन्सिक्वेंसेस जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होगा।
तो अभी हम लोग रुपी डेप्रिसिएशंस और प्लस फॉरेन जो रिजर्व है उसके आधार पर कुछ हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, आरबीआई परचेस्ड एंड सोल्ड लार्ज अमाउंट नेट स्पॉट फॉरेक्स सेल, फॉरेन एक्सचेंज सेल ओवर द पीरियड वाज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक परचेस करता है फिर सोल्ड करता है, इनके बीच का नेट स्पॉट, स्पॉट का क्या होता है परिधि जी, स्पॉट का रेट बताइए तो, है ना। आज तय करते हैं रेट, और हाँ राम लगन जी आप स्पॉट रेट बता दीजिए तो, जब भी हम स्पॉट टी फॉरेक्स, प्लस टू सर। हाँ टी प्लस। प्लस 2 डे में, तो उस रेट पर जो नेट अमाउंट है वो पूछा गया। तो आप इसको ये 10 बिलियन के आसपास है, तो आप नेट सेल का जो उसमें आपका परचेज और सोल में सेल सोल्ड लार्ज अमाउंट था वो 9.28 बिलियन है। तो ऐसे आप याद रख लीजिए। तो 9.28 बिलियन का जो है अप्रोक्सीमेटली उस ओवर द पीरियड, ये फाइनेंशियल ईयर 24 में रिपोर्ट आए थे, अप्रैल में ये जो है इसकी जानकारी आई थी आरबीआई के द्वारा। टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज आरबीआई टुक विच मेजर्स। फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को इनकरेज करने के लिए आरबीआई जो है कौन सा मेजर अपनाता है? रिड्यूस एफसीएनआर रेट, हाइक्ड एफसीएनआर रेट, है ना। और आपका अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना है, तो आप लोग फॉरेन एक्सचेंज के लिए देखे होंगे, जब भी फॉरेन हमारे पास रेमिटेंस वगैरह जो आते हैं उनके लिए कितने अकाउंट होते हैं राम लगन जी? एक तो होता है एनआर ओ, एनआरई और एफसीएनआरबी। तो ये जो फॉरेन रेमिटेंस होते हैं वो एफसीएनआरबी में आते हैं। तो जो एनआरआई डिपॉजिट बढ़ेंगे कब? जब एफसीएनआर बी के रेट जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को जो है इनकरेज करना है, तो आरबीआई जो क्या करेगा, एफसीएनआर रेट्स जो है अट्रैक्टिव रेट्स रखेगा, तो ये बढ़ेगा। ये बेसिक सा इम्पैक्ट सा सवाल है। मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू मैनेज करेंसी रिस्क इंक्लूड, मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टू मैनेज करेंसी रिस्क। तो जब भी हम करेंसी पे डील करते हैं तो वहाँ पर एक रिस्क होता है जिसे करेंसी रिस्क कहते हैं, तो उसमें मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिया गया। और वो इनिशिएटिव्स क्या होता है, आप लोग फॉरेन एक्सचेंज में पढ़े होंगे, हेजिंग किया जाता है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किया जाता है, ताकि हम जो करेंसी का रिस्क है उसको मैनेज करते हैं। तो बेसिक सा ये करेंसी मैनेजमेंट का सवाल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन के माध्यम से दिया गया है, तो आप ऑप्शन से देख के कैसे सवाल को पढ़ना है उसको भी आप देखे होंगे। यहाँ पर सवाल हम लोग जब बनाते हैं खुद टाइप करके तो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में सवाल आपके बड़े आएंगे, 4 लाइन में 5 लाइन में आएंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट तौर से देखिए, मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या होना चाहिए जब हम करेंसी रिस्क को मैनेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रुपये का डेरिवेटिव्स लाएंगे या उसको हेजिंग करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, इंट्रोड्यूसिंग रुपी डेरिवेटिव्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग। Which of the following is not listed as a driver of rupee depreciation in depreciation? मतलब कोई कंटेस्ट में ये जो फॉलोइंग यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप बताइए इनमें से कौन सा फैक्टर है जो की रोल अदा नहीं करेगा रुपए के मूल्य, रुपए डेप्रिसिएशन में, रुपीस डेप्रिसिएशन में। जियो पॉलिटिक्स टेंशन है तो फर्क पड़ेगा, रुपी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैपिटल फ्लो, एफपीआई आउटफ्लो, इसमें भी फर्क पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिशिएट, डिक्रीज इन डॉलर डिमांड ग्लोबली। तो यहाँ पर अगर डॉलर का डिमांड ग्लोबली कम होता है तो रुपी डेप्रिसिएशन, अगर डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड ग्लोबली डॉलर का बढ़ता है तो हमारा रुपी जो होता है डेप्रिशिएट होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डी आंसर होगा, है ना। है ना राम लगन जी? 1 मिनट इसको बता दीजिए, समझा दीजिए, तो मैं 1 मिनट समय लूंगा। जैसे डॉलर जो है ग्लोबली जो है, डॉलर का डिमांड कम होगा तो वो रुपी डेप्रिसिएशन का एक मतलब हिस्सा नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंशन, मतलब हाँ डाइवर्सिफिकेशन, अभी देखिए ये सवाल ही पूछा गया है, फॉरेन एक्सचेंज का हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन किस लिए किया जाता है?
डाइवर्सिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि हमको करेंसी रिस्क का सामना न करना पड़े। तो कोई भी चीज़ को हम डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब एक ही बकेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे करेंगे? तो ऑप्शन पहला देखिए, होल्डिंग ओनली यूएसडी, यूएसडी डॉलर ही सिर्फ रखेंगे तो फिर तो ये तो रिस्क हो जाएगा, कुछ हो गया तो, है ना। वहाँ पर अगर ग्लोबली डिमांड कम हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, कमज़ोर हो गया। और कीपिंग नो रिजर्व, ये तो कोई कारण ही नहीं हुआ। होल्डिंग रिजर्व ओनली इन यूरोस, ये भी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई में इंक्लूडिंग गोल्ड अदर करेंसी भी हम उसको रखेंगे, किसी एक करेंसी पे रिलायंस रखेंगे, तो बेसिक सा आंसर है। तो इंक्लूडिंग गोल्ड एंड अदर करेंसी टू रिड्यूस द फॉरेन रिजर्व, डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए। Which mechanism was mentioned as encouraging bank to sell distressed assets to NARCL? तो यहाँ पर जो NARCL का जो कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा इसमें स्टडी कर लीजिएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म जो है मेंशन किया गया है, ताकि बैंकों को प्रेरित किया जाए कि अपने जो डिस्ट्रेस एसेट हैं उनको ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इनको बेचा जाए। तो ये मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहता है कि थोड़ा सा इंसेंटिव वाइज जो सेल्स है वो रिजर्व बैंक ने उसको किया है, कि बैंकों को कहा है कि आप जो है इस पर काम करिए, और जो NARCL है इनको अपने बैड लोन्स हैं उनको बेच दीजिए, है ना। और अगर हम इसको डिटेल थोड़ा सा, इसको इस बार सवाल इसके आएंगे। दरअसल इसका जो गठन है ना, 2021 में एक रणनीतिक तरीके से जो भारत में किया गया है। और भारतीय बैंकों का एक्चुअल में बहुत सारे जो डिस्ट्रेस एसेट्स होते हैं, मतलब अधिक पुराने या जो अ, जिनमें रिकवरी वगैरह नहीं आती, स्ट्रेस एसेट्स होते हैं, उनको खरीदने के लिए, उनका समाधान करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको NARCL कहते हैं, या इसको और क्या कहते हैं रामलगन जी, हिंदी में क्या कहते हैं? या एक वर्ड है, मतलब अभी एग्जाम वगैरह में भी हायर लेवल में आया है वो, ऐसे बैड बैड बैंक कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? बैड बैंक कहा जाता है। ये बैड बैंक है, इसका नाम ही बैड बैंक है, समझ लो। और इसको क्या बोलेंगे? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसको बैड बैंक कहा जाता है। और ये एक ऐसी संस्था है जो जो बनाया गया है कि भारत में जो बैंक हैं उनके जो डिस्ट्रेस एसेट्स हैं उनको खरीदना है। और जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इनमें जो है उनकी हिस्सेदारी है, उनका अधिग्रहण करता है और एक उनको समाधान सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आप जान गए कि जो भी डिस्ट्रेस एसेट है उनको खरीदेगा। और इनके लिए जो भी बैंक हैं वहाँ पर 500 करोड़ या उससे अधिक के जो तनावग्रस्त या NPA हैं उनको जो है वो अधिग्रहण करता है। और फिर एक सरकार की गारंटी होती है, सरकार का जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर गारंटी प्राप्त होता है, जिससे कि वो इनका जो इंसेंटिव वाइज सेल्स है वो इसको देखता है। तो RBI का एक पहल है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उसके ऊपर भी आप लोग जरा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। द रूपी वीकनेस टू इम्पोर्टेड नेशंस, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन प्राइमरीली बिकॉज, जो रुपया है कमज़ोर होता है, और महंग जो आयात की जाती है उसमें महंगाई आता है। कारण क्या है? तो उसका कारण है, जब भी क्रूड ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि 90% हमारी डिपेंडेंसी है, और डॉलर्स में प्राइस होती है, तो ये उसकी वजह से हमको जो एक कमजोरी है हमारी, वो यहाँ पर इंडिकेट करती है। इंडिया इंपोर्ट सिग्निफिकेंट आइटम प्राइस्ड इन डॉलर, बहुत सारे आइटम्स हम जिनकी प्राइस डॉलर्स में होती है उनको इंपोर्ट्स करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रूड है। और हम लोग बहुत सारे ऐसे आइटम्स लाते हैं जिनकी कीमत जो है डॉलर्स में है, और डॉलर जो है वो एकदम मजबूत होते जाता है, अनसर्टेनिटी में भी वो मजबूत होते जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक रुपया हमारा वीकनेस होता है।
चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर। पॉलिसी ईजिंग ड्यूरिंग रूपी स्ट्रेस इंक्लूडेड। जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो रुपए के जो स्ट्रेस है उसको सरल कर देता है। तो यहाँ पर रुपये की ज़रूरत या रुपए की उपलब्धता को सरल कर देगा। वो कैसे कर देगा कि कुछ पीरियड में भारतीय रिजर्व बैंक 2-2 महीने में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। वहाँ पर बैंकों को मजबूत करने के लिए कुछ एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने के लिए होता है। उनमें कुछ कुछ एजम्पशंस दिए जाते हैं, जैसे कि अभी 1 साल में सीआरआर को कितना परसेंट कम किया गया है? कोई साथी बताएगा? अभी सीआरआर 4% से कितना परसेंट तक लक्ष्य रखा गया है? सर 3% किया गया है, अभी 3.25 चल रहा है। हाँ बताइए, 3% कब तक करना है? सर 29 नवंबर। हाँ, तो अभी जो है करंट 3.25 चल रहा है। और ये जो है ये एजम्पशंस उनमें रहते हैं, जिससे कि वो स्ट्रेस को ठीक करता है और उसको इजी कर देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रूपी डेप्रिसिएशन के लिए बेनिफिट होगा? रिड्यूस एक्सपोर्ट, अगर बाहर जाने वाला जो है कंपटीशन कम होगा तो वो रुपी जो है डेप्रिसिएशन फर्क पड़ेगा क्या? बूस्ट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ऑटोमेटिक डिक्लाइन इन इंपोर्ट प्राइसेस, इमीडिएट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10%। तो यहाँ पर रुपी डेप्रिसिएशन के लिए अगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़ जाएगा, है ना, मतलब हमारे देश में बना हुआ सामान जो है उसका बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा? उसको एक बेनिफिट मिलेगा रुपी डेप्रिसिएशन को, कि हमारे यहाँ का सामान विदेश जाएगा। तो 1 मिनट। ओके अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द रूपी वोलेटिलिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन। जो 1 मिनट, इसको ले जाओ तो। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है, जब रुपये की जो संवेदनशीलता, जो परिवर्तनशीलता है, उसको मैनेज करने के लिए किस पर फोकस किया जाता है? तो इसके लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार की जो नीति है, वो ये टारगेट जो डिसाइड करते हैं कि हम स्पेसिफिक टारगेट रेट्स रखेंगे और जो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी है उसको अवॉइड करेंगे और ऑर्डरलीनेस पर काम करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, वो काम करेगा। तो ऑप्शंस देख के आपको इसको आंसर जो है लेना पड़ेगा कि रुपए जो है रुपी डेप्रिसिएशन या उसके मैनेजमेंट को कैसे फोकस करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो अभी बैड बैंक कह रहा था मैं, नेशनल जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो उसको बैड बैंक कहा जाता है, ये किस बजट में अनाउंस किया गया था? किस बजट में अनाउंस किया गया था ये 2021 और 22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। और इनके लिए 6,000 करोड़ की पूंजी देके इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर द इनिशियल कैपिटल बेस ऑफ NARCL, ये भी याद रख लीजिए, एक संभावित प्रश्न है। इनिशियल इसका कैपिटल बेस जो है वो 6,000 करोड़ का। और जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि एक बड़े मकसद के साथ इसको जो है शुरू किया गया, ताकि बैंकों के बैलेंस शीट्स में सफाई हो और देश के अर्थव्यवस्था में जहाँ भी नए ऋण देने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसको बढ़ावा दी जा सके, क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़न वगैरह होता है। इसके लिए सरकारी गारंटी उन्होंने चालू किया और इसको जो है एक कैपिटल बेस के साथ इसको स्टार्ट किया, बैड बैंक को।
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड pays banks consideration for NPAs in the form of, जब भी NARCL को हम बेड एसेट्स बेचेंगे या स्ट्रेस एसेट बेचेंगे तो ये बैंकों को पे करेगा। और जो पे करेगा एनपीए के लिए वो क्या हिस्सा होगा, इसको जरूर याद कर लीजिए। क्या रहेगा, किस तरह से पे करेगा वो। तो ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इनके पास एक बर्डन होता है। उनका पूरा ह्यूज जो लोन है, उनका एक बड़ा सा हिस्सा जो है स्टक हो जाता है। तो उसी को कम करने के लिए ग्रॉस एनपीए, फिर एक प्रेशर होता है, आपको ग्रॉस एनपीए कम रखना है, नेट एनपीए कम रखना है, अच्छा परफॉर्म करना है ना। तो और बहुत सारे एक्शंस आपके यहाँ चलता रहता है, मैकेनिज्म है, सरफेसी भी है, डीआरटी भी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो लिमिटेशन कम है, उसके बावजूद भी बहुत लंबा समय चलता है उनको रिजोल्यूशन के लिए। तो एक आइडिया आया कि ये जितने भी बैड लोन हैं उनको रिजोल्यूशन के साथ गवर्नमेंट बैक्ड एक सिक्योरिटी गारंटी मॉडल, जिसको बैड बैंक मॉडल में जोड़ा जाए, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट चालू किया गया, इसको डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पर उसमें अगर कोई बैंक इसको बेचता है तो उसको 15% कैश, 85% सिक्योरिटी रिसीव्ड बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, तो उसको 15% कैश मिलेगा और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी होगी। ये याद रहेगा। याद रहेगा, कोई साथी जगह है? अच्छा, जी सर, यस जगह सर, है। यस सर, याद रहेगा। याद रहेगा तो ये आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट से आप देखे होंगे, गवर्नमेंट ने जो गारंटी बैक्ड जो बैड बैंक है उसमें सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है उसका एक आउटले रखा है। वो आउटले कितना है कि कितने करोड़ का वो सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो उसकी गारंटी देगा। आउटले रखा है ना, हर चीज़ का एक आउटले रखता है कि हम इतना का गारंटी देंगे। द गवर्नमेंट गारंटी बैकिंग NARCL सिक्योरिटी रिसिप्ट इज अप टू, तो यहाँ पर 30,600 करोड़ है। कई साथी हम याद कर लिए होंगे, है ना, सब फाइनेंशियल अवेयरनेस से देख के। तो आप लोग भी याद रख लीजिए, 30,600 करोड़ का ये गवर्नमेंट गारंटी बैकिंग है, जहाँ पर सिक्योरिटी रिसिप्ट इनको जो है गवर्नमेंट उसकी गारंटी देता है। कुछ कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हमें याद रखना पड़ेगा। और ये जो गवर्नमेंट गारंटी होता है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के लिए, वो कितने साल के लिए वैलिड होता है। ये वैलिडिटी पीरियड है गवर्नमेंट गारंटी का सिक्योरिटी रिसिप्ट्स पर। क्योंकि आप देखेंगे बैंक के पास अगर स्ट्रेस एसेट है तो वो NARCL लिमिटेड को बेचेगा, तो वो 15% कैश देगा, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा। उसकी वैलिडिटी होती है गवर्नमेंट गारंटी की, तो 5 साल होगा, मतलब 5 साल के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। जब गवर्नमेंट की गारंटी हट जाएगी, समझ लो 5 साल बाद गवर्नमेंट की गारंटी हट जाएगी, तो आप लोग याद रहे, हाँ, 5 साल बाद गवर्नमेंट की गारंटी हट जाएगी, तो फिर ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की गई है जितने अमाउंट का, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। उसकी वैल्यू, अजीत जी हैं क्या हमारे, कहाँ चले गए? अच्छा, है सर। हैं अजीत जी। ये जी सर, जी सर। सिक्योरिटी, आप ये भाव को समझ गए ना, क्या हो रहा है कि बैंकों यस का सर, लोन समझ बेचने गए का, सर। उसको एट्टी प्रोत्साहित भी फाइव करना है। परसेंट हाँ, तो अब 85% का सिक्योरिटी रिसिप्ट दिया, ठीक है, उसकी वैलिडिटी है 5 साल। 5 साल बाद गवर्नमेंट जो है गारंटी हटा देगा। तो गारंटी हटने के बाद उसकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। उसका ना यूनिट की वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी, जितने सिक्योरिटी रिसिप्ट है। तो री वैल्यू 1 रुपये, मतलब जीरो हो जाएगा, समझ लो एक हिसाब से ना। तो इसकी वैलिडिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सीखते चलिए, बस याद रखते चलिए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। द ऑपरेशनल आर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एसेट्स एक्वायर्ड बाई NARCL तो जो ऑपरेशनल उसकी भुजाएं हैं या जो इसको मैनेज करेंगी वो क्या है। सिडबी है कि IDRCL है, RBI ओनली है। तो आप लोग ऑप्शन से ही जैसा टिक लगा रहे हैं ऐसे ही टिक लगाइएगा। देखो एग्जामिनेशन में अभी हम लोग जा रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें हमको आती हो या हमने पढ़ी हो, लेकिन लक्ष्य भेदन करना भी है हमको देख के। तो यहाँ पर आप ऑप्शन दे के जान लेंगे। सिडबी लोन देने के लिए रहता है,
है ना, सिडबी, है ना। और आरबीआई एक डायरेक्ट अपना रेगुलेटर है। एसबीआई एनपीए वो तो ऐसे ही ऑप्शन गलत बता रहा है। तो यहाँ पर इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा इसकी एक जो सारी एसेट्स को मैनेज करेगा। क्योंकि जब एन ए आर एस सी एल को एसेट बेचेंगे तो वो एसेट्स आ जाएंगे उनके पास, तो उसको मैनेज करेगा ये, ठीक है। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। NARCL uses which method of allows ARC to challenge compete for assets? तो जो एक ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ARC कंपनियां हैं। लेकिन उसके बाद ये एक नए इनिशिएटिव के तौर पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लाया गया। तो ये किस आधार पर ये ARC को कंप्लीट करेगा, उसका मेथड क्या है? तो यहाँ पर जो है स्विस मेथड चैलेंज को इस्तेमाल करता है और इनको जो है काम करता है जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये मेथड का नाम याद रख लीजिए बस, है ना। फिर जब हम लोग रिकवरी का बाद में जब कभी क्लास होगा तो हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर एक मेथड जो इस्तेमाल करता है जिससे कि वो ARC को compete करता है, वो स्विस चैलेंज मेथड का इस्तेमाल करता है। दिसंबर 2024 में AUM कितना था जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का? AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब भी कोई बैंक इनको बेचेगा तो एसेट होगा, तो उनके मैनेजमेंट कौन करेगा? IRDBL जो है ना, जो वो रखेगा, मैनेज करेगा। तो वहाँ पर अभी दिसंबर 24 की स्थिति में कितने करोड़ का है? वो है 11,916 करोड़ का है। मतलब 11,916 करोड़ जो है उनके पास एसेट जो है बैंकों ने बेच दिया है, उसको वो मैनेज कर रहे हैं। इतना वो एसेट्स लिए हैं, उसको वो मैनेज कर रहे हैं। तो 11,916 करोड़ का यहाँ पर उनके पास एसेट्स है। बाई फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब 31 मार्च 2026, जो NARCL एम्स टू एक्वायर स्ट्रेस एसेट टोटलिंग। तो जो NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कितना करोड़ जो है वो एक्वायर कर लेगा, उसके लिए टारगेट रखा है। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन या 50,000 करोड़। और दिसंबर 2024 में वो था कितना? 11,000। दिसंबर 2024 में था वो 11,916 करोड़। और यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2 ट्रिलियन करोड़। 2 ट्रिलियन का जो है यहाँ 2 ट्रिलियन का है, यहाँ लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। वन रीजन फॉर इनिशियल स्लो प्रोग्रेस ऑफ NARCL ट्रांसफर वास। तो अभी शुरुआत में आप सोचिए, हम 2 ट्रिलियन का टारगेट रखे हैं, वो भी 31 मार्च 26 में, लेकिन अभी स्लो प्रोसीजर है। उसका वजह क्या हो रहा है? उसका वजह जो है कि जो बैंकों ने उस एसेट का वैल्यूएशन रखा है और NARCL ने जो वैल्यूएशन रखा है उसमें थोड़ा बड़ा डिफरेंस है ना। तो हर एसेट्स का जब भी हम लोन देते हैं तो देखिए एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं कि हम उनको लोन को इस प्राइसेस में हमें मिलेगा। तो उसमें डिफरेंसेस है जिसकी वजह से ये स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट का है। NARCL's मेजॉरिटी ओनरशिप, जो NARCL में मेजॉरिटी ओनरशिप किसका है? तो सीधा सीधा ये पब्लिक सेक्टर बैंक लिख दीजिएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक की मेजॉरिटी है, 51% जो है इनकी स्टेक होल्डर ओनरशिप मेजॉरिटी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर गवर्नमेंट गारंटी एक्सपायर शुड बी वैल्यूड एट। ये सवाल तो मैं बातों बातों में बता ही दिया था कि जब सिक्योरिटी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी की जाती है ना अजीत जी, कितना हो जाएगा अगर वो एक्सपायरी हो गई तो? 1 रुपया हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, इसको तो याद रख लीजिए, एक सवाल बन जाएगा आपका। तो गवर्नमेंट गारंटी कितने पीरियड के लिए वैलिड होता है जी? कितने पीरियड के लिए होता है?
गवर्नमेंट गारंटी जो लेगा 5 वो साल। 5 साल के लिए। 5 साल के लिए पाँच सर। साल है ना। 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो वो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट दिया गया है वो 1 रुपये हो जाएगा, बस याद रख लीजिए। और जब भी कोई बैंक बैड बैंक को अपना एनपीए बेचता है या स्ट्रेस एसेट बेचता है, तो उसको जो बैड बैंक है या एनएआरसीएल जो है वो क्या देगा, 15% कैश देगा, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा। जो सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा उसमें गारंटी होती है गवर्नमेंट की। NARCL net worth as on December 2024 was reported nearby। तो NARCL का नेट वर्थ जो है दिसंबर 2024 में कितना है, वैसे याद नहीं रहता होगा, लेकिन याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए। आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े आपने पढ़े हैं। जरूरी नहीं है कि आपको या हमको याद हो, लेकिन आपका मस्तिष्क में वो जरूर चला जाता है इनपुट के द्वारा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे ना, तो वहां पर वो काम आएगा। तो यहाँ पर जितने भी हरे हरे बॉक्स हैं ना, आपको देखिएगा, वो आपको याद आएंगे एग्जामिनेशन में। तो NARCL का नेटवर्थ है 3299 करोड़, और इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,916 करोड़ है। लक्ष्य रखा गया है 2 ट्रिलियन का। द पर्पस ऑफ NARCL इज प्राइमरीली टू, तो बातों बातों में मैंने बता ही दिया है कि बैड बैंक का जो है उद्देश्य क्या है। अभी पिछले साल एग्जामिनेशन में आपने देखे होंगे कई पॉलिसीज के, कई स्कीम्स के उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछा था, या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा था, तो भी आप लोग को देख लीजिएगा। तो यहाँ तो ये तो आसान सा सवाल है कि हमने जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बैड बैंक का फंक्शन चालू किया है, और जो भी बैंक है उनकी बैलेंस शीट की सफाई हो जाए, उसके लिए उन्होंने रिजोल्यूशन पैटर्न पे इसकी स्थापना की है। द नोट्स दैट NARSCL कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग ARC बाई तो जो ARC से कुछ ये कॉम्प्लीमेंट करता है एग्जिस्टिंग ARC पे, तो उसमें क्या काम करता है ये तो दिया है हमने, है ना। अभी ये रिपीटेशन है। क्यों? ARC से बेहतर काम करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए वो एक नए मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्विस चैलेंज, है ना, स्विस चैलेंज करते हैं। एक्टिंग एज एन एग्रीगेटर एंड यूजिंग स्विस चैलेंज टू इनवाइट ARC टू बेटर ऑफर। तो जहाँ भी ऐसे बैड लोन होते हैं, वहाँ पर वो ARC से इसको कॉम्पीट करने के लिए वो क्या करते हैं, स्विस चैलेंज मेथड अपनाते हैं कि जहाँ ARC जितना ऑफर दे रहा है उससे ज़्यादा ऑफर देके इसको वो ले लें। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये वाला। तो आपको 2-3 बार रिपीट हो गया तो वो मस्तिष्क में रहेगा, एग्जामिनेशन में काम आएगा। द रिवाइज्ड NCF टारगेट फॉर डोमेस्टिक बैंक प्रियरिटी सेक्टर, ये जरा बताइए। एक आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में हाँ जी जी बताइए। प्रियरिटी सेक्टर टारगेट डोमेस्टिक ये बैंक का सर 14% है सर। सी विथ टोटल टेन प्रियरिटी परसेंट सेक्टर ऑफ टारगेट कितना होता है, टोटल प्रियरिटी सेक्टर? 18%। 40% है सर। 40%। उसमें 40 एग्रीकल्चर कितना होता है? 18% है 18। सर। 18%। और बहुत। 18 के अंदर ये है सर, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर के लिए 14% है। हाँ, मैंने आपको पॉलिसी में पढ़ाते समय बताया था कि 18% एग्रीकल्चर का टारगेट है, बड़ा टारगेट है ना। तो वो उसमें जो है उनको एक टारगेट जो दिया है 18%, उनमें से कहा है कि भाई आप कॉरपोरेट फार्मर को ज़्यादा मत देना, नॉन कॉरपोरेट फार्मर को दो, इंडिविजुअल फार्मर को दो। तो वो है 14%। और यहाँ पर 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर यहाँ पर कोष्टक में लगा दिया हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी आप लोग उसको क्लिक कर गए, या देखना ही नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन में भी यही करना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा थोड़ा हिंट नहीं देगा, आप लोग देख लीजिएगा। 14% नॉन कॉरपोरेट फार्मर के लिए है, 18% एग्रीकल्चर के लिए है, 40% जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है, 7.5% माइक्रो जो यूनिट्स है, MSME में माइक्रो उनके लिए है, वीकर सेक्शन के लिए 12% है। इतना तो आपको हमेशा याद रख लीजिए। और 10% है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए। चलिए अगला सवाल है।
सवाल पढ़िए अजीत जी, क्या लिखा है सवाल पढ़िए तो। सवाल पढ़िए, बढ़िया सवाल है। लोन लिमिट अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट फॉर इंडिविजुअल वाज रिवाइज टू। बताइए, हमारे सभी साथी होनहार साथी हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सवाल तो पक्का आएगा जी, है ना। 90 लाख। यस सर। है ना, ये सवाल 90 पक्का lakhs। आएगा। और इस बार प्रियरिटी सेक्टर के सवाल थोड़े ज़्यादा आएंगे, चेंजेस हुआ है और एक साल लगभग हो ही जा रहा है, मतलब अप्रैल से चेंज हुआ है। तो लोन लिमिट जो है, NWR रिसीट्स जो वेयर हाउस हैं उसके अगेंस्ट जो लोन देते हैं उनका है 90 लैक्स हो गया। और नॉन नेगोशिएबल जो वेयर हाउस रिसीट है उनके लिए कितना हो गया? 50। 60 लाख, 60 लाख। 60 lakhs सर। पहले टी। 50 था, वो बढ़ा के 60 हो गया। और यहाँ पर 75 था, जिसे बढ़ाकर 90 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप देखिए। क्रॉप लोन लिमिट फॉर कॉर्पोरेट फार्मर वाज रिवाइज्ड। कॉर्पोरेट फार्मर के 4 लिए, करोड़ सर। है ना, फोर कॉर्पोरेट करोड़ फार्मर के लिए रिवाइज हो गया। पहले ये 2 करोड़ था, अभी ये बढ़ के कितना हो गया? 4 करोड़ हो गया। और प्रियरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर का टारगेट 18% होता है, 14% नॉन कॉरपोरेट को जाना ही चाहिए। और उसमें एक सब टारगेट और दिया हुआ है, 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जाना चाहिए। और कॉरपोरेट फार्मर जो है, जैसे कंपनी कोई एग्रीकल्चर करना चाहती है या पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उनको जो है नॉन कॉरपोरेट फार्मर कहते हैं, सॉरी कॉरपोरेट फार्मर कहते हैं। तो उनके लिए लिमिट है 4 करोड़। अगर वो 4 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेंगे तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा नहीं होगा। लोन लिमिट फॉर FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अंडर प्रियरिटी सेक्टर लिमिट वाज इंक्रीज टू। तो ये भी एक अच्छा याद रखने वाली बात है। परिधि जी कुछ बोल रहे हैं, अभिनव जी बताइए कितना होगा ये? 10 करोड़ सर। 10 करोड़ होगा। तो जितने भी किसान हैं वो संगठित होकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसे किसान जो फसल उत्पादन करता है उनको प्रोड्यूसर कहते हैं, उनके संगठन होता है। उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके फसल को अच्छा रेट मिले, उनको ज्ञान मिले, इसलिए उनको संगठित किया जाता है और उनको वित्तीय सहायता मिले, है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर पहले 5 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। पहले 5 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया। एजुकेशन लोन ये पक्का आएगा जी, एजुकेशन लोन तो कैसे भी 25 लाख। पहले कितना था? 20 लाख था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। 25 लाख। तो चाहे विदेश में हो चाहे इंडिया में हो, कुछ भी पूछ ले, कैसे क्या करोगे? 25 लाख टिक लगा देंगे, प्रियरिटी सेक्टर, ठीक है। तो ये सवाल आएगा ही आएगा। हाउसिंग लोन लिमिट ये भी पक्का आएगा। हाउसिंग लोन प्रियरिटी सेक्टर लिमिट फॉर सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 50 लैक्स, 50 लाख से ज्यादा। 50 लाख कॉस्ट लिमिट 50 लाख पचास से 50 लाख ज्यादा। लाख। हम्म। तो पूर्वा जी बता दिए, हाँ पूर्वा जी कितना हो जाएगा बता दीजिए अब। 50 लाख। अच्छा लग रहा है आपको, पढ़ने में मजा आ रहा है पूर्वा जी? हाँ सर, डेली अब अभी पढ़ती हूँ, अभी आप अच्छा पढ़ाते हैं। अभी अभी जुड़े हैं अभी, हाँ 1 2 दिन, 3 4? हाँ, 2 दिन ही हुए अभी मुझे। कहाँ थे अब तक? बैंक में ही थी सर, पर प्रमोशन की एग्जाम, इसके पहले जीआईबी सीआईबी दी थी। हाँ, तो ऐसे ही पढ़ लिया था, अब उसके बाद अब चलिए प्रमोशन में मुझे किसी ने, हमारे यहाँ से एक ग्रुप में एक मनीष सर ने बोला था, मनीष रामर सर ने, उन्होंने हम्म। लास्ट टाइम आपकी क्लास ली थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप विजय सर की क्लास लो, उन्होंने ही आपके नंबर दिए थे, तो फिर मैंने आपको कॉल किया था। ओके, हम थोड़ा उनका चर्चा। प्रमोशन हो गया स्केल 1 में। हाँ, हमारी मेथोडोलॉजी ऐसे हम लोग ना डेली बात करते करते सिखा देते हैं, बातें करना है हाँ, बस, है ना, बातें करना है। और इंसान ना जिसका जिस चीज़ का जिक्र करेगा और जिस चीज़ की फिक्र करेगा वही मिलता है। तो हम लोग क्या बिल्कुल बातें करते सही। करते एक दूसरे से सीख रहे हैं। और इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं ना कि सुबह बैंक जाते हैं, शाम को आते तक बदल गया रहता है, तो इसलिए हम लोग ये मंच बना है। यहाँ पर हाउसिंग लोन के बारे में जरूर सवाल आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने ना कॉस्ट लिमिट डाल दिया आपको समझने के लिए, तो आप लोग के लिए आसान है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। या हो सकता है हायर स्केल में दोनों ही पूछ ले। तो 50 लाख से ज़्यादा है तो ये क्यों पूछेगा अजीत जी? ये इसलिए पूछेगा क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा हायर लिमिट है ना, इसलिए पूछेगा। 50 लाख, कॉस्ट लिमिट 63। अगर ये 10 लाख और 10 लाख से 50 लाख तक है तो कितना होगा? 40। 45 और 52। 45 लाख। और उसका कितना होगा लिमिट 57। कॉस्ट? 57 लाख से 57 सर। 57 लाख से। अगर 10 लाख से कम का पॉपुलेशन है तो कितना होगा? 35 35। और 44 और। 44 से।
चलिए बहुत 3354। बढ़िया। अगला सवाल है, देखिए, रिपेयर लोन लिमिट फॉर अबव 50 lakhs पॉपुलेशन सेंटर वास, तो 50 लाख से ज्यादा 15 लाख। 15 lakhs। 15 लाख। रिपेयरमेंट 15 lakhs। 15 लाख है ना। और अगर मान लीजिए 10 लाख और 50 लाख से कम है पॉपुलेशन, तो कितना होगा प्रियंका जी? 12 लाख सर। 12 लाख सर। 12 लाख। और 10 लाख से कम का पॉपुलेशन है तो? 10 लाख। 10 लाख। बढ़िया। इनमें से कोई एक सवाल या दोनों सवाल पूछेंगे, लेकिन हाउसिंग लोन से एक सवाल जरूर आएगा। आज सुबह मैंने एक लिस्ट डाला था, किसमें से एक एक सवाल आ सकते हैं, आपने देखा है उसको? जी सर, मैंने खोल के देखा था। हाँ, तो उनको पढ़ लीजिएगा। मीनवाइल कोई टॉपिक रह जाएगा तो आप अपने लॉगिन में नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको। रिन्यूएबल एनर्जी जरूर आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट प्रियरिटी सेक्टर लिमिट वाज 35 रिवाइज्ड करोड़। अप टू 35 35 करोड़। करोड़। 35 करोड़। पहले कितना था? पहले कितना था? 30 करोड़ था, अभी बढ़ाकर 35 करोड़ हो गया। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार बढ़ावा देना चाहती है और बैंकों को कह रही है कि आप थोड़ा ज़्यादा लोन दे दो, हम प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा मान रहे हैं इसको। तो 35 करोड़ है। अगर इसमें इंडिविजुअल करेंगे तो कितना है इंडिविजुअल के केस में? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। ओके। इंडिविजुअल के केस में बढ़ाया नहीं, क्योंकि कि कोई व्यक्ति अपने घर में अगर प्रोजेक्ट लगा रहा है तो कितना ही खर्चा हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट भी तो फिजिबल होना चाहिए ना, तभी तो प्रियंका जी लोन देंगे, इसलिए उसका प्रोजेक्ट नहीं बढ़ाया। सर्विस चार्जेस वेव्ड ऑन प्रियरिटी सेक्टर लोन अप टू, ये सवाल भी जरूर आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रियरिटी सेक्टर में जो एडिशनल उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है कि सर्विस चार्जेस वगैरह वेव होंगे, कितने रुपए तक? कोई साथी हमारे, सब तो 25,000 में टिक लगा रहे हैं, जो कैसे करेंगे? 50,000 सर, पहले 25,000 था। हाँ। 50,000 है पहले। तो कई साथी ना, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नोट्स में भी अभी बदला नहीं है, सब में 25-25 हजार है ना। मतलब बैंकों के उसमें भी बदलाव थोड़ा आराम से होता है ना, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 50,000 जो है यहाँ पर वेव किया गया। एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट पर बारोवर 100 करोड़। प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स क्लासिफिकेशन वाज रिवाइज, कितना 100 करोड़ हो गया? 100 करोड़ जी सर। 50 करोड़ सर, 50। नहीं, 50 है सर, 50 करोड़। 50 करोड़ सर। 24 मार्च 2025 को तो ये अनाउंस हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से 50 करोड़, इतना ज़्यादा कहाँ बढ़ जाएगा जी? है कोई सी है रामलगन जी बताओ, कोई सीसी लिमिट में इन्हांस करने आता है तो हम कितना कितना 40 करोड़ बढ़ाते हैं? था पहले, 50 करोड़ कर दिया, 40 पहले। नहीं नहीं रामलगन जी, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कोई सीसी लिमिट होता है रिन्यूअल के लिए आता है तो हम लोग कितना बढ़ाते हैं? 20% अधिक से अधिक, है ना? 30 बस, और क्या, 30 हाँ। 30%। तो आप सोचो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट वाला, उसको पहले 40 करोड़ था। हम्म तो उसका 20%, 25% बढ़ाया दिए, है ना? 50 करोड़। चलिए 50 करोड़ हो गया, मतलब हमको एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ावा देना है। एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? भारत में उत्पादन हो रहा है और वो प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, और ऐसे बनाने वाले इंडस्ट्री को या व्यक्ति को, borrower को आप लोन दे रहे हैं, तो वो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो इसीलिए इसको बढ़ावा दे रहा है। तो जब यहाँ भारत से बाहर जाएगा तो आपने देखा अभी रुपी डेप्रिसिएशन या इकोनॉमिक संबंध को जानते हो तो आपको उसमें बढ़ता है। चलिए। यहाँ पर है एलाइड एक्टिविटी लोन लिमिट विदाउट लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। प्रियंका जी, अगर किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं है ना, और लैंड होल्डिंग मतलब उसके पास जमीन ही नहीं है, लेकिन वो एलाइड एक्टिविटी करना चाहता है, तो कितना रुपए दे देंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा? 1 लाख? सर 1 लाख। टू 1 पॉइंट लाख था फाइव पहले, लैक्स सर। अब बढ़ गया। ढाई दो। ढाई अब ढाई देखो, लाख में। मैंने थोड़ा सा बहुत आसान लगा, यहाँ 2 लाख लगाते तो मैक्सिमम लोग 2 लाख भी लगा सकते थे, लेकिन वो अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है सर, 2 लाख। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के 2 लाख है। और वीकर सेक्शन। लेकिन जो जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, वो ना, वो फार्मर जो है करना चाहता है एलाइड एक्टिविटी। अब सोचिए, पशुधन पे सरकार जो है नेशनल जो लाइव मिशन है उस पर काम कर रही है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जमीनें हमारे पास बढ़ नहीं सकती, बराबर है, जमीनें बढ़ नहीं सकती। और पहले, आज से अगर 60-70 साल पहले जाएंगे ना, 75 साल पहले चले जाएंगे, तो एक व्यक्ति के पास 100-100 एकड़ जमीन था, लेकिन आज कितने एकड़ हो गया? 5-5 एकड़ जमीन होगा, है ना। लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गया। और तो और कुछ हिस्से में, जैसे कुछ लोग घर से छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो उनकी लैंड होल्डिंग भी नहीं रहती है। तो ये स्थिति है, तो वो एलाइड एक्टिविटी के लिए यहाँ पर थोड़ा बढ़ाया है।
और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देखे होंगे, सर्वे भी देख लीजिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है उनकी संख्या जो है 60-70% है। तो 2.50 लैक्स, ये आप जब विलेज में विजिट करने जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर ये याद रख लीजिए 2.5 लैक्स। द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट रिवाइज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना है प्रियंका जी? 60%। 60% है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अभी जैसे आरआरबी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक उस धीरे से देखिएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी क्रम दर क्रम तरीके से उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, रिकमेंडेशंस वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर 60% इनको टारगेट है। स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक को कितना टारगेट है प्रियंका जी, या बताइए परिधि जी? स्मॉल फाइनेंस को भी सर 60% है और आरआरबी के लिए 75% है। बहुत बढ़िया। जिस समय ये पॉलिसी आया था, वो पॉलिसी आया था ये 24 मार्च 2025 को, तब उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% था, लेकिन बाद में फिर रिवीजन आ गया, वो 60% हो गया। एजुकेशन लोन अप टू 25 लाख अंडर प्रियोरिटी सेक्टर प्राइमरी हेल्प, ये क्वेश्चन समझ लीजिए ऐसे ही है, ये क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए जाता है, लेकिन ये पूछ ही लेता है, आप सोचिए वहाँ पर हाई स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स, ऐसे करके आएगा ऑप्शन, तो घुमाने के लिए तो आप देख लीजिएगा। एफपीओ लोन लिमिट इंक्रीज, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है बढ़ाई गई है। तो इसका कारण मैंने बता दिया कि जो भी फसल उत्पादक किसान हैं उनके संगठन को मजबूत करने के लिए, और ऐसे संगठनों को क्रेडिट एसेस मतलब उनको आसानी से, क्या करता है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है बताइए? वो क्या करता है, किसानों को समूह बनाता है, किसानों को अपने साथ रखता है और उनकी ज़रूरतों को ऑन द स्पॉट देता है। अभी मान लीजिए वही किसान राम लगन जी के पास या अजीत जी के पास जाएंगे ना, तो होगा क्या कि दिक्कत लगेगा, वो किसान डरेगा भी, हो सकता है संकोच करे, आए ही ना, है ना प्रियंका जी? कई किसान ऐसे होते हैं कि वो आते भी नहीं, तो इसीलिए उनको जी संगठित करना है। तो ये पार्ट है, लेकिन इसका भाव क्वेश्चन ऐसे ही है। Which segment loan limit were specifically increased to boost MSME credit under priority sector? तो कौन सा सेगमेंट में लिमिट जो है स्पेसिफिकली इंक्रीज किया गया है, तो उसमें एमएसएमई का क्रेडिट बढ़े, इसीलिए उनको यहाँ पर इसमें किया गया है। तो जितने भी फार्मिंग हैं और इसमें चेंजेस किया गया है, मतलब ये तो प्रियोरिटी सेक्टर में जो चेंज किया है उसके भाव के बारे में पूछ रहा है। एफपीओ का चेंज किए हैं, है ना? और कॉरपोरेट में 2 करोड़ था, उसको 4 करोड़ किया। एमएसएमई के डेफिनेशन में बदलाव किया है। सीजीटीएमएससी के गारंटी कवरेज में चेंज किया है, ताकि सीजीटीएमएससी का वॉल्यूम बढ़े, क्रेडिट एसेट बढ़े, ये तो का कोई मतलब का नहीं। हाँ, वीकर सेक्शन बेनिफिट फॉर वुमेन बोरोवर, हाँ ये जरूर आप याद रख लीजिए। वीकर सेक्शन का क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें थी, तो ये रिवाइज किया गया। जैसे अभी हमारे साथी बी कर रहे हैं, तो वो पहले था कि 1 लाख रुपए तक के वुमेन बोरोवर को लोन देते हैं तो अब वीकर सेक्शन टू होगा। लाख हो गया ना। अब वो बढ़ गया है जी, है ना? कितना बढ़ गया? डबल इंजन की टू सरकार, लाख वो बढ़ा दिया 2 लैक्स। और वीकर सेक्शन के डेफिनेशन जरूर आप देख लीजिए। वीकर सेक्शन में जो आर्टिसंस हैं उनमें भी बढ़ोतरी किया गया है। एसएचजी को जो 1 लाख रुपए था वो 2 लाख कर दिया गया है ना? और फिर उसके बाद डिजेबल पर्सन को जो लोन देते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को लोन देते हैं, एनआरएलएम है ना, एनयूएलएम है, ये सारे जो है वीकर सेक्शन के पार्ट हैं। और वुमेन को जो 1 लाख रुपए था वो बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एलाइड एक्टिविटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ऐसे सवाल आता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है या कितने ट्रू हैं। तो हम तो यहाँ सिंपल बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस हम बनाया गया है, तो उतना सिंपल बनाया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी से उन लोग बनाते हैं, तो थोड़ा घुमा के बनाता है। तो उसमें अपने को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो तो सही होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सवाल को दोबारा इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसे किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है उनको हम लोग
एलाइड एक्टिविटी के लिए प्रियॉरिटी सेक्टर में 2.5 लाख रुपए देते हैं। तो ये रिपीटेशन है, आप लोग को याद रखने के लिए दोबारा आ गया। प्रियॉरिटी सेक्टर इंक्लूजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स। तो प्रियॉरिटी सेक्टर में अब ये भी एक सवाल नहीं के बराबर, छोड़ दीजिए। एफपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब फॉर्मर लिमिट है, इनमें बढ़ाया गया है, तो इनके मार्केटिंग भी है सारा, इसको आगे बढ़ देते हैं। द प्रियॉरिटी सेक्टर चेंजेस एम्स प्राइमरीली। प्रियॉरिटी सेक्टर चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार जो है इसको विकासशील से विकसित की धारा में जा रहा है, और ऐसे में प्रियॉरिटी सेक्टर को बढ़ाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वंचित हैं क्रेडिट एक्सेस के लिए, और छोटे तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो प्रियॉरिटी सेक्टर के हिस्सा के अंदर कवरेज लेना है, इसलिए उनको थोड़ा बढ़ाया गया दायरा। या पहले कभी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन 10 साल पहले शुरू किए होंगे, तो आज थोड़ी पूंजी उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो उनको और बढ़ावा देने के लिए, क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए, और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है एमएसएमई, प्रियॉरिटी सेक्टर, इनको कम करने के लिए ये प्रियॉरिटी सेक्टर में किया गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट बिंग रिकॉग्नाइज अप टू ₹50 करोड़ एज प्रियॉरिटी सेक्टर। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट 40 करोड़ से 50 करोड़ बढ़ाया गया है। क्यों? कि जो एक्सपोर्टर हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको फंड आसानी से मिले, और उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो, उनको पैसा मिलेगा, तो उसको जो है ठीक तरीके से एक्सपोर्टर जो है उनको पुष्ट होगा। द फेयर रेसिप्रोकल प्लान बाय यूएसएम। ये टेरिफ वार पर कुछ सवाल बनाए हैं, तो टेरिफ वार पर एक आध सवाल आने की संभावना है। फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान यूएस का जो है उसका मतलब क्या है? वो बोलता है इक्वलाइज ट्रैफिक टेरिफ आर नॉन टेरिफ बैरियर्स टू दोज दैट अदर कंट्री इम्पोज ऑन यूएस गुड। वो बोलता है भाई कि हम इसको ना रेसिप्रोकल बेस पे देंगे, जैसा वो दे रहा है देश वैसा हम लोग टैरिफ लगाएंगे। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है उसमें टैरिफ जो है बहुत हाई है ना, कई कई प्रोडक्ट्स में तो 50-50% है, और यूएस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है उसमें 5%, 6% है। तो वो फेयर और रेसिप्रोकल प्लान के हिसाब से वो टैरिफ का वार चल रहा है ना। तो यहाँ पर इक्वलाइज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू दोज अदर कंट्री इम्पोज ऑन यूएस गुड, तो ये एक टैरिफ वार का ही सवाल है। इंडियाज एक्सपोजर टू यूएस फाइनल डिमांड डोमेस्टिक एक्टिविटी लिंक टू एक्सपोर्ट टू यूएस इज अबाउट। तो इंडिया का जो एक्सपोजर है यूएस डिमांड के लिए, डोमेस्टिक एक्टिविटी लिंक टू एक्सपोर्ट टू द यूएस है, वो 4% ऑफ जीडीपी है। कितना है उसकी जीडीपी का? 4% है। तो इसको याद रख लीजिए, है ना, सवाल पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। अंडर कंट्री लेवल रेसिप्रोसिटी गोल्डमैन सच एस्टिमेटेड, ये जो एक एजेंसी है वो एस्टिमेट किया है कि एवरेज यूएस इफेक्टिव टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट वुड इंक्रीज बाय अबाउट, कितने बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज होगा? तो ये याद रख लीजिए 6.5 पीपी जो है वो पॉइंट से जो है इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा है। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा या आर्टिकल्स वगैरह में देखा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनालिसिस suggested that even with 15-20% US tariff, Indian export to US may fall by around, मतलब ये जो टेरिफ वार चल रहा है उसमें अगर वो 15 से 20% टेरिफ जो है वो बढ़ता है, तो हमारा जो इंडियन का एक्सपोर्ट है, मतलब यहाँ से सामान बाहर जा रहा है, तो कितना फर्क पड़ेगा, ये डाउन होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस कहता है कि 3 to 3.5% का डाउनफॉल एक्सपोर्ट में हो सकता है। ठीक है। विच इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज ए वनरेबल टू यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ। तो ये वाला तो याद रख लीजिए, ये सवाल आने की पूरी संभावना है कि ये सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है आइडेंटिफाई किया है कि जो यूएस का टैरिफ वार चल रहा है उसमें ये काफ़ी जो है संवेदनशील रहेंगे। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो है आपके संवेदनशील रहेंगे और इनको इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ए पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ हिट फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ वाज एस्टिमेटेड इन बेसिस पॉइंट। तो ये तो याद रखना है, 5 से 10 बेसिस पॉइंट
रिपोर्ट की गई हैं, और जो आपका जीडीपी ग्रोथ है अभी एस्टिमेशन में कितना है, 6.8% का ग्रोथ जो है रिवाइज किया है आरबीआई ने। तो यहाँ पर पहले ये शुरू में था 6.6, इसको ग्रोथ अभी कितना कर दिया है, 6.80 कर दिया गया है। टू वेज गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन 2024 रोज टू अबाउट, मतलब टू वे गुड्स ट्रेड जो दोनों तरफ से सामान का जो व्यापार है 2024 में वो कितना बढ़ा, ये पूछा गया। तो यहाँ पर 129.2 बिलियन जो है ये बढ़ा है। ये जो है 2024 में, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का है। 129.2 बिलियन जो है ये बढ़ा हुआ है, ये याद रख लीजिए यूएस के साथ। इंडियाज एग्रीकल्चर MFN टैरिफ वर्सेस यूएस एज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इंडिया, और अगर हम देखेंगे इंडिया के और जब यूएस में जाते हैं, तो जो मैं कह रहा था इंडिया के एग्रीकल्चर जो टैरिफ है वो, और यूएस का, तो यहाँ MFN का मतलब जो होता है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है। एम टैरिफ मतलब जितने मोस्ट फेवर्ड नेशंस का टैरिफ है एग्रीकल्चर का, इंडिया का और यूएस का। तो आप देखेंगे कितना अंतर है कि भारत और अमेरिका के बीच अगर एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उनमें अगर टैरिफ की तुलना की जाए, तुलना के लिए बोला गया है, तो भारत जो है अपने कृषि उत्पादों पर औसतन एवरेज जो है 37% या 39% का टैरिफ लेता है। कितना, 39% का टैरिफ लेता है। जबकि अमेरिका द्वारा वो जो लगाता है वो 5% का है। मतलब अगर कुछ देखेंगे इसको, मोस्ट फेवर्ड नेशन यहाँ पर जो MFN का मतलब हुआ कि एक व्यापार का दर्जा है जिसका में एक देश दूसरे देश को अनुकूल मानता है, इसको बोलते हैं मोस्ट फेवर नेशन। कि भाई हमारे लिए मोस्ट फेवर नेशन है, हम व्यापार का एक दर्जा दिए हैं कि हमारे अनुकूल ये राष्ट्र है जहाँ से हम व्यापार करेंगे। तो ये एक कल्चर है, समझ लीजिए। मोस्ट फेवर नेशन एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत एक देश दूसरे देश को अन्य व्यापारिक सहयोगियों के बराबर अनुकूल व्यापार की शर्त देता है। मतलब वो उसके साथ बढ़िया करता। तो उसमें जो टैरिफ है, टैरिफ क्या होता है एक्चुअल में, टैरिफ ना एक टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार जब भी इंपोर्ट करती है ना कोई गुड्स, तो उस पर वो लगाती है। और इसके पीछे का जो टैरिफ लगाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, है ना, तो घरेलू उद्योग से एक विदेशी प्रतिस्पर्धा जो उससे बचाना और प्लस राजस्व का जुटाना होता है। ठीक है, तो हमको अच्छा टैरिफ मिलेगा, ये टैरिफ है, टैक्स है। अब सोचिए भारत जो है कृषि उत्पादों को जब बाहर भेजता है तो 37% का टैरिफ लेता है, 39% लेता है। लेकिन वहाँ से वो 5% है, और इसे कम करना मुश्किल है क्योंकि इसमें किसानों का हित जुड़ा हुआ है। तो वो एक बात है, तो ये इसीलिए इसको क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ पर इंडिया का 39% है, यूएस का 5% है। अभी वर्तमान में अगर एवरेज देखेंगे औसतन तो 37% है। ये बात है। वन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टेरिफ वॉर कुड बी, एक टेरिफ वॉर का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। रिड्यूस करेंसी वोलेटिलिटी ऑलवेज, डाइवर्शन ऑफ कमोडिटीज टू अदर कंट्री। तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है ना। तो डाइवर्शन ऑफ कमोडिटीज टू अदर कंट्रीज, इंडिया कुड पिक अप सम डाइवर्टेड इम्पोर्ट। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट टैरिफ वॉर का ये होगा कि हम क्या करेंगे, डाइवर्सन करेंगे, भाई कहीं से सामान मंगा रहे थे कहीं और से मंगाएंगे। ठीक है, ये बात है। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम्स रोल इन एक्सपोर्ट डायनेमिक्स इज टू। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स गवर्नमेंट का है वो क्या करता है, ये किसके लिए है, इसको बोला है कि एक्सपोर्ट डायनेमिक्स के लिए किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स टू US एंड अब्रॉड। तो आप देखे होंगे कि इसमें भी काफ़ी झगड़ा चला
कि भारत तब क्या करती है सारा। एप्पल का जब यहाँ जब बन रहा था ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी पॉलिटिक्स चला। तो यहाँ पर जो भी स्पूर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स जो है, वो इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में जो है इसको इस एक्सपोर्ट डायनेमिक के साथ लिंक्ड किया गया है। India's two-way goods trade surplus with US rose from 17 billion in financial year 14 to about financial year 24। तो जो यूएस के साथ दो तरफा वस्तुओं का जो ट्रेड सरप्लस था, वो 17 बिलियन बढ़ा था फाइनेंशियल ईयर 14 में। अभी जो है वो $35 बिलियन बढ़ गया है, मतलब दोगुना हो गया। इसलिए ये सवाल बनाए हैं। 2014 में 17 बिलियन उसका दो तरफा गुड्स ट्रेड व्यापार जो सरप्लस है वो बढ़ा था। अभी ये $35 बिलियन हो गया। Which approach to reciprocity in considered the most complicated by Goldman Sachs। एक सर्वे है उसका जो है गोल्डमैन का। तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट लेवल करता है, मतलब ये सीधा सीधा आंसर है इसका कि इंक्लूडिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो यहाँ पर ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इन्हीं को ही वो इसके आधार पर ही स्टडी किया हुआ है। सीजीटीएमएससी गारंटी, हाँ बताइए अजीत जी, सीजीटीएमएससी गारंटी में कोई परिवर्तन किया गया है? यस सर, किया गया है बहुत सारा। हाँ, तो ये सवाल बोल रहा ये है 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया सर। 10 करोड़ हो गया। तो सीजीटीएमएससी गारंटी कवरेज को क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में बढ़ावा देना चाहते हैं। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग धंधे होते हैं, उन्होंने एमएसएमई का डेफिनेशन बदल दिया। एमएसएमई के डेफिनेशन में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में देखिए 2.5 करोड़, मतलब एक उद्योग धंधा 2.5 करोड़ में स्थापित हो रहा है, माइक्रो होगा। एक उद्योग धंधा 25 करोड़ लग रहे हैं लागत, तो वो स्मॉल होगा। और एक उद्योग धंधा 100 करोड़ 125 करोड़ की लागत से बन रहा है, तो वो मीडियम होगा। कितना बढ़ा दिया, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये बिना सिक्योरिटी के गवर्नमेंट ने गारंटी में सीलिंग में दोगुना बढ़ाया है, ताकि जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनको सहूलियत मिले। तो ये 5 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया। अब देखिए, आपको फिर जब सीजीटीएमएससी बढ़ाया है तो उसका रेट भी देखना पड़ेगा। और जो 10 करोड़ तक की जो बढ़ाया है उसका गारंटी फीस जो है वो कितना है, वो भी कम किया है। 1.20 है सर। 1.20। है ना, इसको याद रख लीजिए। तो ये सीजीटीएमएससी से भी सवाल आपको 100% आएगा। तो ये बहुत कम किया है इसमें भी, है ना। 1.20%, 10 करोड़ के स्लैब का, 8 करोड़ से लेके 10 करोड़। सीजीटीएमएससी में जो हाइब्रिड सिक्योरिटी है वो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितने तक किया है? तो ये मतलब सवाल का हिस्सा ही है, वो तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक किया ही है। तो इसका भी आंसर 10 ही करोड़ होगा। हाइब्रिड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पहले नहीं क्या रहता था कि अगर सिक्योरिटी ले रहे हो तो इस योजना में आप इस योजना में जो है आप नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिड सिक्योरिटी का। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी अगर है तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन का कवरेज जो है आप उसको अलाउ कर सकते हो, वो बोल रहा है वो 10 करोड़ तक। तो सीजीटीएमएससी की नई हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 10 करोड़ तक वो ले सकता है। सीजीटीएमएससी में कुछ कंसेशन दिए गए हैं। नया इंट्रोडक्शन किया गया है ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर के लिए, है ना। ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर के लिए उन्होंने 10% कंसेशन दिया है आपका गारंटी फीस में, एडवांस गारंटी फीस में, और 85% का कवरेज उसमें जो है, प्लस कुमुलेटिव डिस्काउंट अप टू 30% वेयर एलिजिबल। तो ये एक स्पेशल उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के भी पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, तो उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप देना है, इसलिए ये नया इंट्रोडक्शन किया गया है। एनी सिक्योरिटी रिसिप्ट आउटस्टैंडिंग आफ्टर फाइनल सेटलमेंट, ये तो सवाल रिपीट हो गया कि अगर गवर्नमेंट द्वारा गारंटी दिया गया है और कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट रुपीज। का फाइनल सेटलमेंट हो गया या एक्सपायरी हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे अजीत जी के बैंक ने, अजीत जी कौन सा बैंक है आपका, है ना, तो उन्होंने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर। सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ने बैड बैंक को एनपीए बेचा, और बेचने पर 15% उनको कैश मिल गया, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट मिल गया, और 5 साल के पहले 3 साल के अंदर वो सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है सेटल हो गया, है ना, सेटल हो गया, तो सेटल हो गया तो उसकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी, रिवैल्यू। या एक्सपायरी हो गया, तो एक्सपायरी 5 साल बाद होगा तो उसकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। इफ सेल कंसिडरेशन टू एन ARC इंक्लूड सिक्योरिटी रिसिप्ट गारंटीड बाय गवर्नमेंट, अनरियलाइज्ड गेन रिकॉग्नाइज इन P&L सेल बी। तो अगर कोई अच्छा सेल कंसिडरेशन हुआ है, भाई, सोना सो जा। भैया को तेरे को बोला था कंघी कर देना, 2 मिनट तक तुम करी हम्म, नहीं। कंघी चलो ऐसे ही कंघी कर करा, देते, उसके बालों में बड़े बड़े थे कंघी करा दो जो बच्चों। मेरे 3 निकले एक साथ सुबह सुबह। चलो हम ही कर लेते हैं कंघी। हाँ पूर्वा जी माइक बंद कर दीजिए। देखो बच्चे ना, मम्मी पढ़ रही है तो बच्चा कैसे सोएगा। चलिए थोड़ा सा और बचा है, सवाल हम कर लेते हैं। इफ सेल कंसिडरेशन टू एन ARC, कोई सेल कंसिडरेशन हुआ, मतलब कोई बैंक है जो है आपको बेचा है, लेकिन ARC उसमें सिक्योरिटी रिसिप्ट गारंटी किया गया है, और अनरियलाइज गेन्स हैं, मतलब उसमें अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा बोल रहा है, तो वो जो कैपिटल है इक्विटी में जाएगा, वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा टायर 1 कैपिटल में, और वो उसको जो है डिविडेंड वगैरह पे नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ है सेल कंसिडरेशन में, वो अभी रियलाइज हो नहीं हुआ है, तो वो कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल में वहाँ पर वो डिडक्ट होगा। RBI allowed banks to charge customer up to how much per ATM cash withdrawal beyond free limit from 1st May 2025। अच्छा ये तो बता दो अजीत जी, अगर कोई ग्राहक जो है ATM से पैसा निकालना चाहता है, तो 23 रुपया सर। पहले कितना था ये? 21। ओके, है ना, तो पहले 21 रुपये था, अभी 23 रुपये कर गया, तो इसलिए सवाल इसका आएगा। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि कितना फ्री ATM निकाल के ट्रांजेक्शन निकाल सकता है ये। मेट्रो में 3 है सर, और सेमी अर्बन अर्बन में 5। हाँ, तो मेट्रो सेंटर में एक महीने में 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स हैं, और नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजेक्शन है। उसके बाद अगर वो ATM यूज़ करता है तो उसको 23 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगेगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये जारी किया था मई 2025 के आसपास, है ना। पहले ये 21 रुपये था, अगर विड्रॉल करेगा तो आपको 23 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। और ये बोथ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों के लिए ये रहेगा, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल। और उसके बाद फिर वहाँ GST भी लगेगा उसमें, है ना, ठीक है, GST भी लगेगा। अब इसमें जो है इंटरचेंज फी होता है। इंटरचेंज क्या होता है कि बैंक एक दूसरे को पे करता है किसका इस्तेमाल किया है ना, तो आप समझ लो कि इंटरचेंज फी में जिस बैंक का ATM इस्तेमाल किया है, जो इश्यूअर बैंक है, उसको 19 रुपये देगा, और 23 रुपये जो है ये चार्ज रहेगा उसका, है ना। और 19 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर किया तो इंटर फीस, मान लीजिए कोई कस्टमर आया, वो सेंट्रल बैंक का कस्टमर है लेकिन स्टेट बैंक का ATM यूज़ किया, तो वहाँ पर फ्री ट्रांजेक्शन के बाद 23 रुपये का चार्ज लगेगा, बैंक उसको चार्ज लेगा ट्रांजेक्शन में, और तुरंत ऑटो डेबिट हो जाता है ना अजीत जी, आपने देखा है ना, उधर विड्रॉ किया ऑटो डेबिट हो जाता है। तो उसका जो यस सर, हाँ, तुरंत। तो उसका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा ना उस ATM का, उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का 19 रुपये जो है आप स्टेट बैंक को देना पड़ेगा। और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी 23 रुपये आप लोगे, लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में उसको 7 रुपये दोगे। कितना दोगे अजीत जी बता दीजिए। 7 रुपया सर। हाँ, इसको बोलते हैं इंटरचेंज फी बोलते हैं, ठीक है, इंटरचेंज फी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल ही आ गया, इंटरचेंज फी फॉर फाइनेंशियल ATM ट्रांजेक्शन। ATM में अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ तो इंटरचेंज फी कितना है, मैंने अभी बताया 19 रुपये, है ना।
और अगर नॉन फाइनेंशियल आया तो 7 रुपये। ये याद रख लीजिए, 7 रुपये को आप नोट कर लीजिए। MTGD एंड मतलब मिड टर्म गोल्ड जो है और ये लॉन्ग टर्म अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स में जो डिपॉजिट है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। खाली डेट देख लीजिए, मार्च 2025 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया है गोल्ड मोनेटाइजेशन में। और वैसे भी सोवरेन गोल्ड में भी सरकार को नुकसान हुआ है ना, तो ये डिसकंटिन्यू किया गया, इतना ही जान लीजिए। बाकी सवाल नहीं भी जानेंगे तो आप चलेगा। कि इंडिया का जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है दिसंबर 2024 में, वो कितने बिलियन डॉलर का है? वो है 348.5 बिलियन US डॉलर है इंडिया का नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, IIP। तो ये याद कर लीजिए, ये दिसंबर का है ना, दिसंबर का ये 348.5 बिलियन डॉलर है। जो फॉरेन एसेट्स हैं वो किस इंक्रीज का पूछा गया है। इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन एसेट इन द क्वार्टर वाज मेनली ड्रिवन बाई। जब भी फॉरेन एसेट बढ़ता है तो वो किससे ड्रिवन होता है, ये पूछा गया। तो आपके जो रिजर्व एसेट्स होता है ना, वो उसकी वजह से ही बढ़ता है। ये 53.8 बिलियन डॉलर है। द एसेट्स टू लाइबिलिटी रेशियो इन फॉर इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोजिशन इम्प्रूव टू अराउंड एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो, है ना, जो भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटी का रेशियो है वो बढ़ा हुआ है, अच्छा परसेंटेज में फाइनेंशियल पोजीशन में इम्प्रूव किया है, अराउंड लगभग 80% के आसपास बढ़ा है। तो 76.2% ये ग्रोथ इसमें इम्प्रूव हुआ है पोजीशन में। एसेट टू लाइबिलिटी रेशियो अंडर प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ security received guaranteed by government if loans sold at a value higher than NBV with sell consideration comprise only cash guarantee। ये भी ऐसे रिजर्व टू प्रॉफिट है, कॉमन इक्विटी टायर में होगा, वही सवाल रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिक्योरिटी रिसिप्ट वैल्यूएशन। तो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है उसके में कौन सा स्टेटमेंट सही है बोल रहा है। तो जो गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स है ये पीरियडिकली वैल्यू होते रहेंगे और उनके जो नेट एसेट वैल्यू है वो डिक्लेयर किया जाएगा ARC के द्वारा। और वो अनरियलाइज गेन है तो वो उसको कॉमन इक्विटी से डिडक्ट किया जाएगा और कोई भी उसका डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। CGTMSE का एडवांस गारंटी स्लैब 0 से 10 लाख तक कितना है? तो 0 से 10 लाख तक 7 है 0.37%। और 8 से 10 करोड़ तक 1.20 है। और रिवाइज CGTMSE गारंटी फीस रेट जो है स्लैब 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना है? 0.60 है ना, 0.60। 0.37 है। और एक सेशन में हमने ऐसा सीक्वेंस वाइज बताया था आप, है ना, तो आप एक नज़र में उसको मार लीजिएगा। तो आप दो चीज़ें देखिएगा, हाईएस्ट वाला याद रख लीजिएगा और नहीं तो 2 करोड़ तक तो याद कर ही लीजिएगा, है ना, 2 करोड़ तक। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर MSME में आपको प्रोडक्ट अंदर जाएंगे तो 2-2 करोड़ तक भी सीलिंग है इंटरनल उसमें जो है स्कीम में। CGTMSE इन्हांसमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम। तो ये इफेक्टिव वगैरह डेट 1 अप्रैल से है, ये पूछेगा नहीं। अंडर द रिवाइज CGTMSE रूल एंड मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन नीड नॉट क्रिएट ए लीगल चार्ज इन फेवर ऑफ CGTMSE फॉर द हाइब्रिड प्रोडक्ट CGTMSE विल हैव। तो CGTMSE क्या करता है? नोशनल सेकंड चार्ज कोलेटरल सिक्योरिटी में करता है। जब भी हम हाइब्रिड सिक्योरिटी में जाते हैं तो हाइब्रिड सिक्योरिटी में उन्होंने एक ये दिया है कि आप 10 करोड़ तक के आप ले सकते हो अनसिक्योर्ड पोर्शन में, लेकिन वो जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास है उसमें एक सेकंड चार्ज क्रिएट करता है, नोशनल सिक्योरिटी चार्ज है, उसके डिटेल में ऐसा लिखा है। Which policy change was taken to reduce dependence on the US dollar for cross border payment? तो जब भी हम
ऐसे यूएस डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो एक हमारे पास एक लिबरलाइज नॉर्म्स आता है ताकि हम इंडियन रुपये को प्रमोट कर पाएँ और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए लोकल करेंसी को मोटिवेट कर पाएँ। तो यहाँ पर लिबरलाइज नॉर्म्स हम लोग प्रमोट करते हैं कि इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following was recommended to reduce foreign exchange vulnerability? तो ये तो 2-3 बार रिपीट हो गया ये कि जब भी हम कोई फॉरेन एक्सचेंज का करेंसी रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं फॉरेक्स रिजर्व को गोल्ड में या दूसरा डॉलर या यूरो, ये ऐसे बहुत सारे करेंसी को हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन है, ये करेंसी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और ये गोल्ड मोनेटाइजेशंस में ये स्कीम डिसकंटिन्यू हो गया है मार्च 2025 से। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है वो 1 से 3 साल तक होता है। उसमें वो ब्याज दर के बारे में कंपोनेंट ऑपरेशनल है, अगर है तो वो कितने टाइम तक रहेगा, वो टेन्योर पूछ रहा है, तो 1 से 3 साल तक है। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है ना। The regulatory clarification on financial statement bank must disclose advances covered by which guarantee under Schedule 9। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट का मैं आपको आइटम वाइज एक वीडियो भेजता हूँ तो उसमें देखे होंगे कि उसमें बैलेंस शीट के शेड्यूल 9 में क्या दिखता है। क्या दिखता है अजीत जी? एडवांसेस कहाँ पर दिखता है बैलेंस शीट के शेड्यूल में? शेड्यूल में 9 शेड्यूल में एडवांसेस दिखता है ना बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट शेड्यूल जो है, आप याद कर लीजिएगा, बैलेंस शीट का शेड्यूल जो है ज़रूर पूछता है। और बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल्स होते हैं, है ना। 12 शेड्यूल्स को तो याद ही आपको होना चाहिए। 3 नंबर शेड्यूल भी ज़्यादा पूछता है। तो बैलेंस शीट का जो शेड्यूल है उसमें ये सवाल पूछा गया, वहाँ पर एडवांसेस को दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। वो बोल रहा है जो भी एडवांसेस होंगे सीजीटीएमएससी में, आप लोग क्लोजिंग करते होंगे तो वहाँ पर जो आते होंगे ऑडिटर वगैरह, तो ये वाला बैलेंस शीट से टैली कराते हैं आपके डिपार्टमेंट सीजीटीएमएससी में, है ना। यहाँ पर डिस्क्लोजर करना ही करना है। और फिर जो 111 है उसमें भी आता है। द अनरियलाइज गेन फ्रॉम सिक्योरिटी रिसीव फेयर वैल्यूएशन शुड बी, ये भी रिपीट हो गया। कॉमन इक्विटी टायर में हम लोग करते हैं, कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेंगे। जो भी एनबीएफसीज हैं, हाँ ये थोड़ा एक नया टाइप का है। एनबीएफसीज जो हैं अगर वो 3 साल से कम के विंटेज एक्सपीरियंस में हैं और स्केल एक्टिविटी के लिए मिनिमम उनका नेट ओन फंड कितना चाहिए एनबीएफसीज के केस में, तो ये क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा एनबीएफसीज के केस में कि जो भी एनबीएफसीज हैं उनमें अगर 3 साल से कम का अगर है तो फिर आपको विंटेज, अगर 3 साल से कम का है, एक सेकेंड, हाँ, एनबीएफसीज विद विंटेज अप टू 3 इयर्स हैं तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में डिफाइन होना चाहिए एमएसएमई एक्ट में। और अगर 3 साल तक हैं, अप टू 3 इयर्स हैं, तो उनका मिनिमम नेट ओन फंड जो है 20 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम एसेट साइज जो है 50 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ इनको जो है क्या मिलेगा, सीजीटीएमएससी जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया एनबीएफसी का है ना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ने एक रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया का लिमिट जो है वो चेंज किया है, किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। और ये 2025 में चेंज किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो एनबीएफसीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ताकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है वो क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़ेगा। ऐसे एनबीएफसीज को एक ऑपरेशनल विंटेज के साथ इसको ओन फंड के साथ किया गया है और उनको बोला गया है कि अगर कोई एनबीएफसीज है 3 साल तक के विंटेज हैं तो वहाँ पर उनको 20 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए और एसेट साइज कम से कम 50 करोड़ का होना चाहिए। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 4% से कम होना चाहिए, तभी ये जो है इनको इनमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये 20 करोड़ है।
अगर 3 साल से ज़्यादा का है, 3 साल से ज़्यादा का विंटेज है और मिनिमम वर्किंग कैपिटल, तो उनको बोला गया है कि अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, एमएसएमई एक्ट में डिफाइन होना चाहिए, और उसका जो नेट ओन फंड है 50 करोड़ होना चाहिए, और मिनिमम एसेट साइज जो है वो 100 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 50 करोड़ है, ठीक है, 3 साल से ऊपर वाले में। अगर कोई एनबीएफसीज है 3 साल से ऊपर है, और एसेट साइज रिक्वायरमेंट जो है वो कितना होगा, अभी मैंने बता दिया, 100 करोड़, 50 करोड़ से उनका नेट ओन फंड होगा, और उसका एसेट साइज कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। और जो 3 साल तक का है उनमें नेट ओन फंड 20 करोड़ है, और एसेट साइज 50 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, तभी उनको रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि जो प्रोमोटर हैं, इनके एनबीएफसीज के प्रोमोटर हैं, लार्ज बिजनेस हाउसेस हैं, तो उनके पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी वो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्रोमोटर प्रॉफिट एक्सेप्शन थ्रेशोल्ड मेंशन्ड फॉर द एनबीएफसीज लार्ज हाउसेस वाज अराउंड 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अतुल कुमार गोयल इज अनाउंस एज ए अतुल कुमार गोयल, मतलब कुछ कुछ जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको इस साल में उनको याद रखना होगा। तो ये अतुल कुमार गोयल जो हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनका अलग से क्योंकि समरी भी बनाया हूँ वो तो आपको दे दूंगा। आईआरएफसीज आईआरएफसीज रिसीविंग विच स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये जो महारत्ना कंपनी है या नवरत्न है ना, तो उनको जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, उनको नवरत्न कैटेगरी में डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने। तो द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को उन्होंने नवरत्न स्टेटस दे दिया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने अच्छा काम किया। थर्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट एनबीएफसीज है इंडिया में, जिनको इन्होंने नवरत्ना कंपनी बताया। इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 27,000 करोड़ जो है वो सरपास कर गया, मतलब 27,000 करोड़ के आसपास आ गया। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब सोचिए कितना प्रॉफिट है। इनका नाम क्या है अजीत जी? आईआरएफसी का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसको उन्होंने क्या किया, नवरत्ना बना दिया, है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए। इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक पब्लिक लिस्टिंग वाज प्लान्ड बाय। तो ये जो है पोस्ट पेमेंट बैंक को पब्लिक लिस्टिंग में प्लान करने के लिए 2026 में इसको लक्ष्य रखा गया है, 2026 में इसको करेंगे। द आरबी कंडक्टेड ए रिकॉर्ड वीआरआर ऑक्शन। अच्छा, ये तो पहले भी सवाल आया था कि हम लोग 2,50,000 यूएस डॉलर का जो है वैल्यू रिटर्न रेट्स जो है रेपो उसमें ऑक्शन किए थे, डॉलर रुपीज स्वेप। तो ये ऑक्शन जो है इसलिए किए थे क्योंकि वो जो लिक्विडिटी है वो कैश शॉर्टेज फॉरेन रिजर्व का बैंकिंग सिस्टम में मजबूत करने के लिए किए थे। तो ये आप लोग इस आज के ये सवाल हैं, कैसे लगे सवाल, कोई साथी बताएगा? अच्छे लाल जी आप जगह हैं? जी सर, जी जगह बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कुछ नया जानकारी आपको मिला आज के सेशन में, जी सर। है ना। तो जो ये ऑक्शन होता है ना, ये वेरिएबल रेपो रेट के ऑक्शन होते हैं। तो ये 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था, डॉलर रुपी स्वैप किया था, और उन्होंने 2,50,000 करोड़ का ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन किया, और इसको जो है सिंगल डे लार्जेस्ट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया था, इसीलिए ये जो है आप दोनों चीज़ें याद रख लीजिए। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। राम लगन जी, आप तो सब यस जानते सर। होंगे, फिर भी सर कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? आप बताइए।
बहुत अच्छा सेशन था एक्चुअली। ये जो आपने बैड बैंक पढ़ा है ना सर, ये कभी किसी भी मैगजीन या कहीं भी लेटेस्ट, चूंकि ये पुराना टॉपिक हो गया ना, 2021 वाला बैच हाँ हाँ। बजट में था, तो कहीं मिला नहीं। तो इसको ऑलमोस्ट हमको नहीं लगता है इसमें किसी ने पढ़ा होगा जो है, लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है एकदम क्लियर होगा। बहुत सर थैंक यू इसके लिए आपको जो है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा चर्चा करते करते सरल भाषा में समझ लेते हैं तो स्मृति पटल में याद रहेगा। अपन जैसे कोई सेशन यहाँ पढ़ते हैं ना, एग्जाम तक आप जैसे अभी मैं 2.5 लाख करोड़ आपको बता रहा हूँ कि पूरे साल भर में एक लार्जेस्ट डॉलर रुपी स्वैप किया आरबीआई ने लिक्विडिटी जो करने के लिए, तो वो 2.5 लाख करोड़ याद रख लीजिए, है ना, फरवरी में। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन समय का वो रहता है, हमारे सभी साथी जो हैं और के पास समय थोड़ी कमी रहती है, लेकिन फिर भी आप ये लोग रहिए। पत्रिका ना सर आपके नॉलेज में है, अगर इम्पोर्टेंट लगती है ना तो उसको आप सर इसमें अपलोड कर दीजिएगा, बस एक हाँ, मैसेज कर देंगे, हम लोग देख कल हम लेंगे क्या जो। करेंगे, कल थोड़ा पॉलिसी रिलेटेड है, मैंने बनाया है पॉलिसी रिलेटेड, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट। सपोज कोई लीगल ऑडिट कितना है, क्रेडिट ऑडिट कितना है, रेवेन्यू ऑडिट कितना है, कॉन्करेंट ऑडिट कितना है, ये सब के जो लिमिट्स होते हैं वो बनाया है। फिर उसके बाद हम कुछ स्कीम्स में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो स्कीम वाइज चीज़ें, जैसे अभी 100 क्वेश्चन अभी मैंने बनाया ना, ऐसे 100 क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस के और करेंगे, है ना। देखते हैं, कल दिन में 10:30 बजे हम लोग बैठेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस के और हैं मेरे पास, जो चेंजेस हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको कवर करेंगे। और फिर 100 क्वेश्चन इंटरनल का करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक चीज़ और बच जाएगा, वो है एडवांस्ड बैलेंस शीट के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। वो न्यूमेरिकल्स भी आपको करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स, तो ये करंट अवेयरनेस के 30 आएंगे, और 70 जो हैं बंटवारा होंगे, उसमें ऑपरेशनल बैंकिंग रहेंगे, पॉलिसी रहेंगे। फिर एक पार्ट आता है हायर स्केल में, वो आता है बैलेंस शीट का, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रहेंगे, एनालिसिस रहेगा कि फिगर सारे दे देंगे, इसकी लिमिट निकालो, ड्राइंग पावर निकालो, रेशियो निकालो, ये सारी चीज़ें रहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए भी मैं तैयारी किया हूँ। तो कोशिश करेंगे कल रात को उसको करने के लिए, है ना। ठीक है। जी जो सर। सर एडमिट कार्ड आया है उसमें भी है भी सर बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चन कल का। छुट्टी नहीं है ना, कल छुट्टी नहीं, परसों छुट्टी है ना। सर कल तो कैंप है सर एमएसएमई। हाँ, कल इंडिया भर में एमएसएमई कैंप है, सबको जाना पड़ेगा, है ना। और सभी जगह कैंप है। मुझे भी जाना था एक जगह, है ना, भाषण देना था, लेकिन मैं थोड़ा स्वास्थ्य कारण से थोड़ा अनुमति ले लिया, तो सौभाग्यशाली रहा, है ना। चलिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि सपना आपका बड़ा है, और बड़ा सपना है तो वक्त भी बड़ा मांगता है। क्यों मांगता है अजीत जी, बताइए, बड़ा क्यों मांगता है। ये क्या होता है, बैलेंस शीट है, एसेट और लायबिलिटी बराबर है। आप जो भी हो ना, अपनी आदत की वजह से हो, या आप जो भी हो, जितना दिए हो उतना मिलेगा, तो वो बराबर है, मतलब एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में देखने एकदम इक्वल रहता है, 1 रुपए का फर्क नहीं रहता है ना, बराबर रहता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी है, आप जो पा रहे हो ना, उसके बराबर दिए हो। तो इसलिए हार नहीं मानना है, सपना बड़ा है तो वक्त भी मांगता है, और वक्त भी बेवक्त मांगता है। जब भी ऐसे हमें वक्त की ज़रूरत होती है ना अच्छे लाल जी, तब कठिनाई होती है। हमारे अच्छे लाल जी देखो साल भर से जुड़े हैं। अब यहाँ पर देखे होंगे कि ऐसे कठिन समय में, चैलेंजेस में हमारे पास एग्जामिनेशन आता है। फिर भी कल हम क्या करेंगे कि कल दिन में एक सेशन मैं ले लूँगा, रात को भी ले लूँगा, और बाकी फैकल्टीज तो लेंगे क्वेश्चंस का, वो उनके हिसाब से रहेगा। बाकी मैं अपने लिए अच्छे से तैयार किया हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सर सभी। कल दिन वाला क्लास ज्वाइन करेंगे सर, लेकिन उसके तुरंत बाद सर उसका वो पीडीएफ वगैरह भी डाल अच्छा दीजिएगा सर, हाँ, दिन वो में छूट तो जा आप रहा है। लोग खाली नहीं रहो, परसों रखेंगे दिन वाला, है ना। कल नहीं रखेंगे, यस परसों सर, रखेंगे, बढ़िया रहेगा सर। सैटरडे को रख देंगे। थैंक यू सैटरडे। सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सुमन जी, कैसे हैं आप, जगह हैं। जी सर, जगह है। अच्छा लगा बेटा, आपको कुछ सीख पाए। हाँ सर। जी सर, बहुत कुछ सीख पाए। अभी और कुछ है, मतलब मैं ऐसा कुछ बना दे रहा हूँ जिससे कि वही सारी चीज़ें आ जाए, आने की संभावना रहे। तो जी जी। हम लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना सर, दिमाग पे स्ट्राइक करता है सारा चीज। बहुत बढ़िया। तो अभी हम कल पॉलिसी वगैरह का हम तैयार कर लेंगे, कल रात को हम पॉलिसी कर लेंगे, और बैलेंस शीट का भी कर लेंगे। परसों हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको टैक्स करते रहूंगा, क्योंकि समय कम रहेगा, सेशन में बहुत समय लगता है, ठीक है।
जी जी, थैंक यू चलिए। सर। बैलेंस शीट वाला सर करवा दीजिएगा, हाँ, बैलेंस शीट वाला कल मैं मेडिकल के साथ। हाँ, यस सर। वो रेडी है, कल मैं करा दूंगा। चलिए, आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह हमारे पिछले जीवन में ईश्वर ने हर घड़ी हमें साथ दिया है, हमें साहस दिया है, हमें प्रेरणा दी है, हमें शक्ति दी है, हमें ऊर्जा दी है, हमें सारी चीज़ों को पाने के लिए हमारे अंदर एक प्रेरणा शक्ति का संचार किया है, उसी तरह हमारा साथ मिलेगा। आप यकीन मानिए, आप कुछ भी नहीं है, आप निमित्त मात्र हैं। जो भी करने वाला है, कराने वाला है, सब आपके माइक्रो एंजल्स हैं, भगवान है, कोई परम शक्ति है जो आपको ये काम कराना चाह रहा है। आपने बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं सद्भावना के साथ, गुड फेथ के साथ, और जो मेरी दक्षता है, मेरी कुशलता है, उसी आधार पर मैं चलते चलूं, और सही कार्य करने के लिए मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करूं। आपकी रक्षा ईश्वर खुद ब खुद करते हैं, है ना। एक बोलते हैं ना कि जब सुलझे नहीं तेरे धंधे, तो खुदा पर भरोसा कर ले मेरे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो काम तेरे लिए भगवान करेगा। तो हम जितना मेहनत कर सकते हैं हम करेंगे, नहीं तो भगवान करेगा, है ना अजीत जी। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आपसे विदा लेते हैं, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। और आपको हमेशा ऊर्जा देते आते रहूँगा। आप तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात करते हैं, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।